प्रिय छात्रों, अगला जो वीडियो हमने बनाया था उसमें आपको बताया गया था कि समुच्चय सिद्धांत से संबंधित समुच्चय क्या है, इसका परिचय बतलाया गया था और समुच्चय का प्रस्तुतिकरण बतलाया गया था कि समुच्चय को कितने तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके साथ में आपको कुछ सिंबल्स बतलाए गए थे। आज हम आपको आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं कि समुच्चय के मुख्य प्रकार कितने हैं। ऐसे प्रकार बहुत होते हैं, लेकिन जो आपका सिलेबस में है तो मैं चाहूँगा कि उससे कुछ अधिक बताऊं। तो आइए हम लिखते हैं समुच्चय के प्रकार। यानी टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स हम बता रहे हैं। कल हमने आपको बतलाया था कि समुच्चय को हमेशा बड़े अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से लिखते हैं, और जो उसके सदस्य होते हैं, जिन वस्तुओं का हम संग्रह करते हैं, प्रायः छोटे अक्षरों से उसको सूचित किया जाता है और मिडिल ब्रैकेट में रखते हैं। कल हमने बतलाया था कि जैसे मान लो कि 1, 2, 3 प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इसको हम जैसे मिडिल ब्रैकेट में रख देते हैं, एक समुच्चय बन जाता है। क्लियर है? और ये सारे एक क्या है, इस समुच्चय के अंदर है। हमने मान लिया कि इस समुच्चय का नाम ए है, तो इसमें कितने सदस्य हैं? 3। 1, 2, 3, एक ए के अंदर है, ये नामकरण हो गया। 2 ए के अंदर है, 3 भी ए के अंदर है, यानी 1, 2, 3 क्या है, इसके सदस्य हैं। और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट किया था, 1 ए में है, 2 कहाँ है, 2 भी ए में है, 3 कहाँ है, 3 भी ए में है। इस संकेत का हमने नामकरण किया था बिलोंग्स टू, माने का सदस्य है, माने 1 ए का सदस्य है, 2 ए का सदस्य है, 3 ए का सदस्य है। क्लियर है? अगर मान लिया जाए कि हम कहें कि 0 ए में है, क्या यह सत्य है? नहीं, क्योंकि ए में 1, 2, 3 संख्या है, 0 नहीं है, तो हम इसको काट देते हैं, कहेंगे कि 0 ए का सदस्य नहीं है। तो हम आपको आगे बढ़ाते हुए हम प्रकार बतला रहे हैं कि समुच्चय के प्रकार कौन कौन से हैं जो मुख्य हैं। पहला हम लिख रहे हैं रिक्त समुच्चय। खाली भी कहते हैं, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नल सेट, या हम इसको कहेंगे वॉइड सेट, या इम्पटी भी कहते हैं। इम्पटी माने खाली होता है, नल वॉइड इम्पटी। सबका अर्थ एक है। खाली के बारे में अब जानते हैं, कोई चीज़ खाली कब है। जैसे मान लिया जाए कि कोई एक बर्तन है और बर्तन में कोई वस्तु नहीं है, तब हम क्या कहते हैं कि वह बर्तन खाली है। खाली का अभिप्राय यह है कि उसमें कोई वस्तु नहीं। ऐसे तो हवा भरी रहती है, तो हम नहीं ना कहते हैं कि उसमें हवा भरी है, नहीं। तो हम उसका अर्थ निकालते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि आप एक टी सेट लिए हैं, या ट्रे कहिए, और ट्रे में मान लिया जाए कि कोई कप नहीं रखा गया है और कोई वस्तु उसमें नहीं रखी है, तब हम क्या कहेंगे? ट्रे खाली है। क्लियर है? तो जब खाली है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिक्त कहेंगे। तो समुच्चय भी अगर कोई होगा तब उसको हम क्या कहेंगे? रिक्त। अगर मान लिया जाए कि एक सेट है और इस सेट में कोई सदस्य नहीं है, तब हम इस सेट को क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहेंगे। रिक्त समुच्चय का तो लिख लीजिए,
ऐसा समुच्चय जिसमें कोई सदस्य न हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, रिक्त समुच्चय को संकेत में देखिए वो लिखकर काट दिया गया है, नहीं, इसको हम पढ़ते हैं फाई। द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्लियर है? इसे देख लीजिए, सेट है लेकिन इसमें कोई सदस्य नहीं है, उसमें कोई अवयव नहीं है, तब इसको हम इस तरह से भी व्यक्त करते हैं, भी व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया बताइए? इसका मतलब साफ है कि हम इसको ऐसे लिखें, हाई लिखें, या इसको हम क्या करें, मिडिल ब्रैकेट लिख दें, दोनों बातें क्या है, सेम है। अब उदाहरण मतलब मैं आपसे पूछूंगा, बताइए क्या बताइएगा कि रिक्त समुच्चय का उदाहरण होगा? तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी एक ऐसा हम समुच्चय का निर्धारण करेंगे जिसमें कोई संभव सदस्य नहीं हो, तब उस तरह के समुच्चय को हम क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ये मान लिया कि एक सेट है, ध्यान दीजिएगा, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 3 तथा एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, आप बताइए ये किस रूप में लिखा गया है? कल मैंने बतलाया था समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन दो तरह से होता है। एक को हम क्या कहा था मैंने, एक को कहा था सारणीबद्ध रूप, इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं, रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा बताया गया था समुच्चय निर्माण रूप, या उसको हम सांकेतिक रूप भी कहा था। अब बताइए कि यह कौन है? चूँकि संकेत में लिखा गया है तो निश्चित तौर पर इसको हम क्या कहते हैं, सांकेतिक रूप में लिखा गया है, और कहता है कि एक से, इसको हम क्या पढ़ते थे, सच दैट, जबकि क्या, जैसा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और एक्स के बारे में कहता है कि एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। बताइए कि एक्स कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका स्क्वायर 3 होगा? ये कह रहा है कि एक्स एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर 3 होगा। कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं, हम कहते हैं 1 2 3 4, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। ऐसी तो कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जिसको हम स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। इसका मतलब होगा कि इस सेट में कोई सदस्य नहीं होगा, और निश्चित तौर पर यह सेट क्या होगा, रिक्त समुच्चय का उदाहरण होगा। तो जो भी असंभव हमको सेट बनाना है, जो माने संभव है ही नहीं, फिर भी हम उसको सेट का नामकरण करते हैं, तो निश्चित तौर पर वह क्या होगा,
रिक्त समुच्चय का उदाहरण होगा। हम दूसरा उदाहरण देते हैं। मान लिया कि हम लिखते हैं बी, अमरणशील व्यक्तियों का समुच्चय। अब बताइए, अमरणशील व्यक्तियों का समुच्चय माने कहता है कि वैसे व्यक्तियों का समुच्चय बनाइए जो कभी मरेगा नहीं। अब बताइए कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि नहीं मरेगा? नहीं। इसका मतलब होगा कि जो हम इसका सेट बनाएंगे उस सेट में एक भी व्यक्ति नहीं होगा, इसलिए यह सेट क्या होगा? रिक्त समुच्चय का उदाहरण होगा। क्लियर है? तो इस तरह से बहुत से उदाहरण आप दे सकते हैं। जो संभव नहीं है तो रिक्त समुच्चय का क्या होगा? उदाहरण होगा। क्लियर है? आइए देखिए, हम दूसरा बता रहे हैं, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय को कहते हैं सिंगलटन सेट। एकल माने एक, जिस समुच्चय में एक और केवल एक सदस्य हो उस तरह के समुच्चय को हम क्या कहते हैं? हम लोग एकल समुच्चय कहते हैं या सिंगलटन सेट कहेंगे। ठीक है? एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक और केवल एक, जोरदार कथन बनाया गया है, एक और केवल एक सदस्य हो कमा एकल समुच्चय कहलाता है। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि एक सेट है, इसमें हम क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट x - 1 बराबर 0 तथा x एक वास्तविक संख्या है। अब बताइए x किस रूप में लिखा गया है? पहले हम आपसे पूछेंगे तो आपका उत्तर होगा क्या? सांकेतिक रूप में लिखा गया है। ठीक है? या हम समुच्चय निर्माण रूप में कहेंगे। अब बताइए कि x कहता है कि एक ऐसा माने वास्तविक संख्या है जिसमें से एक घटाएंगे तो शून्य हो जाएगा। तो कौन x का मान होगा? निश्चित तौर पर कौन होगा? केवल एक होगा। एक में से एक घटाएंगे तो शून्य होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही सेट है। ये जो इसका फॉर्म हुआ उसको हम सांकेतिक रूप में कहेंगे। और ये कौन सी होगा? सारणीबद्ध रूप में हुआ। इसमें कौन एलिमेंट है? एक एलिमेंट है, इसलिए यह कौन समुच्चय कहलाएगा? एकल समुच्चय कहलाएगा। दूसरा उदाहरण हम दे सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण होगा, एक ही एलिमेंट होगा। मान लिया कि एक से एक सेट है और इसमें हम लिखते हैं क्या? ए क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर है। तो ऐसा समुच्चय जिसमें एक और केवल एक ही सदस्य रहता है उस तरह के समुच्चय को हम लोग क्या कहेंगे? एकल समुच्चय कहेंगे। क्लियर? चलिए देखिए, अब हम आपको बता दें एकल क्या कहते हैं। तीसरा हम बता दें युग्म समुच्चय। युग्म समुच्चय अंग्रेजी में इसको कहते हैं पेयर सेट। अब देखिए
ऐसा समुच्चय, ठीक इसी तरह से आप लिखेंगे, क्या कहेंगे कि ऐसा समुच्चय जिसमें दो और केवल दो सदस्य हो, लिखा जाएगा। फिर से समझिए, ऐसा समुच्चय जिसमें दो और केवल दो समुच्चय हो, या समुच्चय कहते हैं, दो सदस्य हो, ठीक है, युग्म समुच्चय कहलाता है। तो हम उदाहरण इसको दे देते हैं, आप लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको दे देते हैं, जैसे मान लिया जाए एक सेट है, इसमें हमने लिख दिया ए जेड। इसमें कौन एलिमेंट है? इसमें दो एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? सदस्य हैं। इस समुच्चय का दो सदस्य हैं, ए और जेड। ए अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर है और जेड क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का अंतिम अक्षर है। तो चूंकि इसमें दो ही सदस्य है, इस तरह के सेट को हम क्या कहेंगे? युग्म समुच्चय कहते हैं। हम दूसरा उदाहरण दे देते हैं, परिभाषा लिख लीजिएगा। जैसे मान लिया जाए कि बी एक सेट है, 0 1 क्या होगा? इसमें दो ही सदस्य है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? युग्म समुच्चय कहेंगे। क्लियर है? लिख लीजिएगा ना। ओके, ठीक है। हम 4 नंबर को दे रहे हैं परिमित समुच्चय। परिमित इसको कहते हैं फाइनाइट सेट। सवाल है कि परिमित समुच्चय क्या है? परिमित का मतलब होता है निश्चित। ऐसे समुच्चय जिनमें सदस्यों की संख्या क्या हो? परिमित हो, यानी निश्चित हो, 2 4 10। क्लियर है? उस तरह के सेट को हम क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय कहते हैं। ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या, अवयव मीन्स सदस्यों, निश्चित हो। या परिमित। परिमित माने निश्चित होता है, कॉमा परिमित समुच्चय कहलाते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पर हम बता दें। पहला उदाहरण है, जैसे मान लिया जाए ए एक सेट है, हम लिखते हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? 100 तक। कितने इसमें सदस्य हैं? 1 से लेकर 100 तक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है जो निश्चित है। कितने हैं इसमें सदस्यों की संख्या? 100 है, इसलिए यह परिमित समुच्चय का उदाहरण होगा। हम दूसरा उदाहरण देते हैं, बी। हम ऐसे लिख सकते हैं, एक सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अब बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो आप लोग निश्चित तौर पर बताएंगे क्या? ए ई आई ओ यू 5 स्वर होते हैं जो निश्चित है, संख्या उसकी 5 है। इसकी इस रूप में लिखा गया है, सांकेतिक रूप में लिखा गया है, या समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है। और जैसे हम इसको ऐसे लिख दें तो ये भौल
कौन कौन होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। जो भी एलिमेंट लिखते हैं आपको बताया गया है कि कॉमा द्वारा अलग अलग करके लिखते हैं, और ये जो रूप में लिखा गया हूबहू एलिमेंट को, जब हम एलिमेंट्स को या अवयव को लिखते हैं तो ये कौन फॉर्म कहलाता है? इसको हम कहते हैं सारणीबद्ध रूप कहते हैं। क्लियर है? तो इसमें देख रहे हैं कि निश्चित सदस्यों की संख्या है। मान लो कि हम तीसरा उदाहरण दे सकते हैं। हम लिखते हैं एक सी एक सेट है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं एक सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस, हम लिख देंगे जैसे मान लिया कि x माइनस 1 है, x माइनस 2 है, तो हम क्या लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर और माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तथा x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r का मतलब क्या होता है? x रियल नंबर है, r हमेशा रियल नंबर के सेट के बारे में सूचित करता है। तो आप बताइए कि जैसे हम इसको हल करेंगे तो हमको कौन कौन से मिलेंगे? हल करने पर हमको दो एलिमेंट्स मिलते हैं, चूँकि द्विघात समीकरण है। तो हम इसको हल करते हैं तो देखेंगे तो यह क्या होगा? चूँकि द्विघात समीकरण है तो इसका दो ही रूट्स होते हैं, इसलिए यह क्या होगा? परिमित समुच्चय का उदाहरण होगा। इसी प्रकार से पांचवा हम बता रहे हैं अपरिमित समुच्चय। इनफाइनाइट सेट। सेट्स लिख सकते हैं, तो कि हमने बहुवचन में बताया था, यहाँ सेट्स लिख दीजिए। अब कहता है कि अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट्स। तो क्लियर आपको बताया जा, देख रहे हैं कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? असंख्य है, बहुत सारी संख्या जिसका कोई अंत नहीं है। तब इस तरह के समुच्चय को हम क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या या हम इसको क्या कहते हैं? सदस्यों की संख्या अपरिमित हो। अपरिमित माने अनंत, इसका कोई अंत नहीं हो। अर्थात असंख्य हो, जिनकी गिनती न की जा सके, कमा अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पर एन, ध्यान दीजिएगा, एन हमेशा कौन चीज़ का संकेत है? नेचुरल नंबर के सेट से संबंधित है। तो नेचुरल नंबर कितने होते हैं? गिनती की संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। याद रखिएगा, इसका कोई अंत नहीं है, 3 डॉट ही हम देते हैं। 3 डॉट का अर्थ होता है, कल भी मैंने बताया था, 1 2 3। 3 डॉट का मतलब होता है एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, यानी हिंदी में इसको क्या कहते हैं? और आगे भी। और आगे भी।
तो यहाँ देख रहे हैं कि इसी तरह से 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, इस तरह से संख्या बढ़ती जा रही है और इन संख्याओं का कोई अंत नहीं है। जहाँ हम पहुँचेंगे उससे एक अधिक हो जाएगा। इस तरह से इस संख्या को हम क्या कहते हैं, जो इन संख्याओं से जो समूचे बनता है उस समूचे को हम अपरिमित समूचे कहते हैं। दूसरा, वास्तविक संख्याओं का समूचे। हमने यार मान लिया, या हम लिख सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या को हम सारणीबद्ध नहीं कर सकते इस तरह से, माने हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R। अब एक बात को ध्यान रखिएगा कि हम इसको इसलिए हम सारणीबद्ध नहीं कर सकते मिडिल ब्रैकेट में अलग अलग लिख करके। जैसे मान लिया कि एक रियल नंबर लाइन है और इसका कोई अंत नहीं है, यहाँ भी कोई अंत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम बता रहे हैं। और यहाँ मान लीजिए कि 0 है, यहाँ 1 है, 2 है, डॉट डॉट डॉट, इसका कोई अंत नहीं है। यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ भी अंत नहीं है। ध्यान देते जाइएगा। तो 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो रियल नंबर है। चाहे कितना भी हम छोटा से छोटा टुकड़ा लें, उसमें वास्तविक संख्याओं की संख्या क्या होती है, असंख्य होती है। इसलिए इसको हम टेबुलर फॉर्म में यानी सारणीबद्ध रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 0 है, 0.1, ध्यान दीजिएगा 0.1 इसका 10वां भाग है। आप फिर लिखेंगे 0.01, तो 0.1 का 10वां भाग हो गया। हम धीरे धीरे, माने इसका कोई अंत नहीं है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या हम इसको लिखेंगे R बराबर x सच दैट x एक वास्तविक संख्या है। क्लियर? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। और यह व्यक्त करने की प्रक्रिया क्या है, सांकेतिक रूप है। तो सांकेतिक रूप इसीलिए विकसित किया गया रूप को, क्योंकि कुछ ऐसे भी सेट होते हैं जिसको सारणीबद्ध रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो हम आगे बता रहे हैं। समुच्चयों का समुच्चय बता रहे हैं। सेट ऑफ सेट्स। अब देखिए, इसके पहले मैंने बतलाया परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय का मतलब होता है जिन ऐसे समुच्चय जिनमें सदस्यों की संख्या निश्चित हो। अपरिमित बताया ऐसे समुच्चय जिनमें सदस्यों की संख्या असंख्य हो, इसका हम गिनती नहीं कर सकते, तब उस तरह के हम क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय कहे। अब हम आपको बता रहे हैं कि समुच्चयों का समुच्चय यानी जो सेट है उसके अंदर जो सदस्य है वो भी अगर सेट होगा, तब उस तरह के सेट को हम क्या कहते हैं, समुच्चयों का समुच्चय कहेंगे। तो ये शब्दों से स्पष्ट है। तो ऐसे हम लिख रहे हैं, ऐसे समुच्चय जो जिनके लिखे ऐसे समुच्चय जिनके सदस्य भी समुच्चय हों, कमा समुच्चयों का समुच्चय कहलाते हैं।
जैसे मान लिया जाए कि एक सेट है, ध्यान दीजिएगा, और इसके अंदर एक सेट है। देखिए इसमें क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अक्षर है, लेकिन ये भी एक सेट है, यह एक सदस्य के रूप में यहाँ दिया गया है। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं XY 1 2। अब क्या देख रहे हैं, एक सेट है और सेट के अंदर जो भी सदस्य है वो भी क्या है, उस सदस्य भी एक सेट का निर्माण के रूप में है। तब इस तरह के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। दूसरा उदाहरण हम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि बी एक उदाहरण है। n का मतलब क्या होता है, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नहीं। r का मतलब क्या होता है, ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसी तरह से हम लिख सकते हैं z लिखते हैं, z क्या है, सेट ऑफ इंटेजर्स। क्या होगा, यह एक समुच्चयों का समुच्चय है। n को हम कौन चले जानते हैं, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है, जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं। r रियल नंबर का सेट है। z क्या है, इंटेजर्स का सेट है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इस सेट के अंदर, ऐसे भी आप जानते हैं कि बड़े अक्षर से जब भी हम व्यक्त करते हैं तो एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सभी क्या है, समुच्चयों का समुच्चय है। एक और उदाहरण ले लीजिए, एक से एक सेट है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि इसमें एक फाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फाई क्या है, एक सेट है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, एक सेट और इसके सेट के अंदर भी हम सेट डाल सकते हैं। तो इसमें एक मेंबर है और फाई क्या है, एक सेट है। कैसा सेट है, नल सेट है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, समुच्चयों का समुच्चय कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लिख रहे हैं समान समुच्चय। समान समुच्चय, इक्वल सेट्स। अब यहाँ सवाल होता है कि दो समुच्चय इक्वल कब होगा। मान लिया कि ए और बी दो सेट्स हैं, ठीक है, यानी समुच्चय हैं। और मान लिया कि जो सदस्य ए में है वो सभी सदस्य बी का भी सदस्य हो, और बी का जितना एलिमेंट है वह सभी ए का भी सदस्य हो, तब हम इन दोनों सेट को क्या कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के बराबर है। तब इसको हम क्या कहते हैं, समान समुच्चय कहेंगे। देखिए दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार हूं कि ए का प्रत्येक सदस्य बी में तथा बी का प्रत्येक सदस्य ए में हो तो ए और बी को समान समुच्चय कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार हो, इस प्रकार, ठीक है, कि ए का प्रत्येक सदस्य बी में तथा बी का प्रत्येक सदस्य ए में हो, तो ए और बी को समान समुच्चय कहते हैं। क्लियर है। समान समुच्चय को
देखिए ऐसे भी आप जानते हैं बराबर का चिन्ह, ठीक है, बराबर का मतलब इक्वल होता है, समान होता है। तो समान समुच्चय को इतना द्वारा व्यक्त किया जाता है। दो हम समानांतर लाइन सेगमेंट दिए हैं, रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, दोनों रेखाखंड बराबर दूरी पर है, इसलिए हम इसको बराबर का संकेत देते हैं। तो समान समुच्चय को बराबर द्वारा व्यक्त करते हैं या व्यक्त किया जाता है। यदि ए तथा बी समान समुच्चय हों तो लिखते हैं ए बराबर बी का, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। हमने मान लिया कि x एक सेट है, x में एलिमेंट कौन है, 1 2 3 4 है, तथा एक सेट y है, y में एलिमेंट है 2 है 3 है 1 है 4 है। ध्यान दीजिएगा इस x में कौन कौन सदस्य हैं, 1 2 3 4, और y में कौन कौन सदस्य है, 2 3 1 4। एलिमेंट को इधर से उधर लिखने से, यानी सदस्य को समुच्चय के अंदर स्थिति बदलने से समुच्चय नहीं बदलता। यानी 1 है x में, तो देखिए y में भी 1 है, x में 2 है तो y में भी 2 है, x में 3 है तो y में भी 3 है, x में 4 है तो y में भी, और इसका भी प्रत्येक एलिमेंट इसमें है नहीं। तो चूंकि दोनों समुच्चय में वही एलिमेंट्स हैं यानी सदस्य हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, अतः x बराबर क्या कहेंगे, y कहेंगे। तो जहां हम दो सेट लिखेंगे, एक और हम उदाहरण आपको देंगे और अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए कि यहाँ हम लिख सकते हैं, मान लो कि यहीं पर दूसरा उदाहरण हम दे देते हैं। एक ए है, मैथमेटिक्स के मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों का समुच्चय ध्यान दीजिएगा। तो जो मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों का समुच्चय हम बनाते हैं, तो मैंने आपको परिभाषा बतलाया है, हम इसको क्या लिखेंगे, बोलिए। कोई भी सेट में जब हम सदस्य लेते हैं तो एक ही सदस्य दोबारा नहीं रखते हैं। हमने क्या लिख बताया है, जानकार हो, भिन्न भिन्न हो, परिभाषित हो। तो भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो इस सेट में कौन कौन एलिमेंट्स होंगे बताइए। मैथमेटिक्स शब्द में अक्षर कौन है, आप कहीं लिख दीजिए, एम है, कॉमा देंगे, ए है, टी है, एच है, ई है। एम देखिए 2 बार आ गया, तो एम नहीं लिखेंगे, फिर दोबारा ए नहीं लिखेंगे, टी नहीं लिखेंगे, आई लिखेंगे, सी लिखेंगे, एस लिखेंगे। अब यहाँ ये मत सोचिएगा कि बड़ा अक्षर है तो ये भी सेट है, नहीं। ये मैथमेटिक्स शब्द आपको दे दिया गया है, तो मैथमेटिक्स शब्द में जितने अक्षर हैं उसको लिखा गया, लेकिन किसी भी अक्षर का रिप्रेजेंटेशन क्या कहते हैं, रिपीटिशन नहीं होगा, दोबारा हम नहीं लिख सकते हैं। अब मान लिया कि एक बी सेट है और बी में हमने मान लिया कि यही अक्षर सजा देंगे, ए कहीं से लिख दीजिए, ए सी ई, ए सी ई, कोई लिखिए कहीं, ए हो गया, सी हो गया, टी हो गया, एस हो गया, और कुछ छूटा है,
m हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, और कौन कौन है जी? I है, H है। निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि दोनों में एक ही सदस्य है। देखिए A है तो यहाँ A है, C है तो यहाँ C है, E है तो यहाँ E है, T है तो यहाँ T है, S है तो यहाँ S है, M है तो यहाँ M है, I है तो I है, H है तो H है। इसका मतलब क्या हुआ? स्पष्टता ये दोनों सेट क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर? तो ये आप देख रहे हैं कि दोनों बराबर होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? A बराबर B, यानी A बराबर B, ये दोनों सेट हैं। तो आपको हमने जो NCERT की किताब है उसमें 11th का, उसमें एक एक्सरसाइज 1.1 जो पीछे का वीडियो था, और आज मैंने वीडियो बताया 1.2 लेसन जो है, आप उसको ट्राई करके बनाइएगा। इसके बाद हम उस पर एक नज़र देखेंगे, ठीक है ना? ओके।